देखो कोई नहीं, 1 घंटे का चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नहीं, उसमें एक ही एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका डायग्राम यही है। नहीं, तो इसको समझाने से पहले इस थोड़ा समझा दूं और ढंग से। नहीं ना, करंट इलेक्ट पहले ही समझाऊं, इसको यहाँ भी टच कर सकता हूँ, यहाँ भी टच कर सकता हूँ, यहाँ भी टच कर सकता हूँ, उसका मीनिंग क्या है समझा दूं। इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कितना था, एम एल बाई एन ई स्क्वायर 8 नहीं, एम था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एन रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मटेरियल डिपेंडेंट था, ई रहा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो चाहे आयरन का हो चाहे कपर का हो, चार्ज तो सेम है। चाहे कपर वायर ले रहे हो, सिल्वर वायर ले रहे हो, एल्यूमिनियम ले रहे हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है। नाउ आपने जो तार लिया उसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर जो है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, इधर भी अगर वही है, फिर ए कांस्टेंट है अगर लिया। अगर नहीं लोगे फिर ए को रखूंगा। अगर कंडक्टर हीट अप नहीं हो रहा है तो ये भी रहा कांस्टेंट। अगर एक ही मटेरियल लिया है कपर का, यही रहा इन कांस्टेंट, सो फिर रहा आर रहा प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नहीं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इतना बड़ा तार का रेजिस्टेंस आर अगर 10 ओम है, सेम मटेरियल का डबल लेंथ, ये जितना उसका डबल, ये लेंथ जितना ये उसका डबल, तो फिर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 20 ओम। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस होगा 20 ओम। ठीक है। एंड ऑल्सो यू नो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता था आर, V इज इक्वल टू आई आर, यही था। नहीं, नाउ लुक, नाउ पहले इस कनेक्शन को समझाता हूँ। यही रहा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, यहाँ से यही रहा रेजिस्टेंस, ये रहा कनेक्टिंग वायर, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। नाउ लुक, अगर इसको कनेक्ट कर दूं, इसको कनेक्ट कर दूं, ये साइड यहाँ टच नहीं कर रहा है, यहीं पे आके लगा, और ये साइड तो यहीं लगा हुआ है। नहीं, तो जो इसमें से करंट जा रहा है, ये करंट सपोज आई है, अब कितने पार्ट का रेजिस्टेंस सर्किट में है, इतने पार्ट का, सो करंट इनटू इतने पार्ट का रेजिस्टेंस होगा V। आप अगर इसको यहां नहीं लगाओगे, इसको यहां लगाओगे, सर्किट में कितने पार्ट का रेजिस्टेंस है, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस है, पहले इतने का था, अब इतना है, आर ज़्यादा हो गया, तो आर ज़्यादा हो गया, अगर कर तो फिर ये ज़्यादा हो गया। नहीं, तो इसी को अलग अलग जगह पे लगा के, इसी को अलग अलग जगह पे, अब ये साइड रहा कनेक्टेड टू पॉजिटिव, और ये साइड कनेक्टेड टू रहा नेगेटिव टर्मिनल, और इसको अलग अलग जगह पे टच करके बिटवीन दिस एंड दिस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो। इसी को अलग अलग जगह पे लगा के, ये वाला एंड रहा ये वाला एंड रहा ये, इसी को अलग अलग जगह पे टच करके बिटवीन दिस एंड दिस
डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी को कहा कैथोड, इसी को कहा एनोड। इससे पहले क्लास लगाया हूँ, वो नींद में था, फिर भी ठीक ही पढ़ाया हूँ, देखा था ना। उसके बाद यही आता है, उसको दोबारा ये कर दूंगा नहीं ना। आगे चलने से पहले इसी के लिए नोबेल प्राइज उसको मिला था नहीं ना। ना लिख, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, कितना था इसका एनर्जी? इज इक्वल टू, नहीं इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री वाला जो क्या होगा, -0.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पता नहीं कोई बात नहीं, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझा दूं फिर इधर आता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, यहाँ पे जेड क्या है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एन क्या है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं 1 2 3 4 हो सकता है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, यूनिट चार्ज को लेके आओगे किसी और चार्ज के पास, इसी के पास यहां तक लेके आए, जितना वर्क डन है उसको कहा भी। इसको लेके नहीं आओगे, इसको लेके आओगे तो वर्क डन रहा क्यू भी, एंड वर्क इज सेम थिंग एज नथिंग बट एनर्जी क्यू भी, दैट इज एनर्जी। मीनिंग क्या है, ए चार्ज पार्टिकल क्यू व्हेन एक्सेलरेटेड विथ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, यही रहा उसका एनर्जी। चार्ज क्यू नहीं इलेक्ट्रॉन है तो ई भी, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज 1 ई भी को लिख सकते हो 1 इंटू 1 भी। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये रहा 1 वोल्ट। तो रहा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर कितना रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन को 1 पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, उसकी वजह से एक्सेलरेट हुआ, जितना एनर्जी रहा वही रहा, ये कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इसको कैसे लिखा, 1 ई इंटू 1 भी, वो इतना ही है। आ रहा हूं फिर इधर, ऐसे ना लिख के मैंने लिखा 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन का 2/3 चार्ज। यहां पे कितना लिखूं, फिर वही होगा 3/2 भी। ए चार्ज इक्वल टू 2 टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाई 3 व्हेन एक्सेलरेटेड बाई 3/2 वोल्ट, वो भी उतना ही होगा। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज क्लियर। नाउ इलेक्ट्रॉन का यही रहा एनर्जी। केमिस्ट्री में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इस एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं, काइनेटिक एनर्जी है या नहीं, दोनों को मिला के यही है, दोनों को मिला के यही है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की बात करोगे, जेड की जगह 1 ले लेना, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, नाउ समझा रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं। नाउ लिख, अगर n 1 है तो n की जगह लिखा 1, तो फिर E1 कितना आ गया, -13.6 बाई, हाइड्रोजन के लिए ले रहा हूं, इतना क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं। अब यहां पे हाइड्रोजन की बात नहीं हो रहा है, ये रहा कोई मेटल सरफेस, ये रहा कोई मेटल सरफेस, तो यहां जेड लिखता हूं। वो मेटल आयरन का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, नहीं। नाउ आयरन के लिए जेड कितना है एटॉमिक नंबर,
हम्म, आयरन के लिए। हाँ जी, आयरन, आयरन, IRON। ठीक है। नाउ लुक, इसका नाउ मीनिंग समझाता हूँ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ यही रहा कोई सरफेस, यही रहा कोई मेटल सरफेस, इसी के ऊपर लाइट एनर्जी फॉल हो रहा है। ठीक है, ये सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया नहीं। नाउ इसी को कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ लुक, नाउ ये सरफेस पे, यहां से नहीं, मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करा के इलेक्ट्रॉन को निकालना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ लुक, तो यहाँ पे सरफेस पे जो भी एटम्स हैं उनका भी ऑर्बिट होगा, N1, N2, N3, N4 ऐसे ही होगा। और उसके पास जो एनर्जी होगा ऐसे नेगेटिव ही होगा। उसको उतना पॉजिटिव दे दोगे वो फ्री हो गया, निकल गया। सपोज अभी निकल के भी यहीं पर है, ये पहले न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर एक निकला, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव, फिर इनको खींच के ले आता है। अगर सफिशिएंट एनर्जी दोगे जिसको पूरा बाहर निकालने के लिए, फिर और इलेक्ट्रॉन निकल गया नहीं, उसी को कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही रहा उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यही रहा ए मेटल जिसके ऊपर लाइट गिरा के यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब यही रहा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकल के इसकी तरफ जा रहे हैं। अगर इसको ज़्यादा पॉजिटिव करूंगा, पहले जैसे जाते थे ये नेगेटिवली चार्ज है और फास्टर जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन इसी के थ्रू पास होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट ऐसे ही होगा। यहाँ पे शो होगा कितना करंट नहीं। नाउ ये कनेक्शन को अगर रिवर्स कर दूंगा, लुक, इसको यहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया, इसको यहाँ लगाया, इसको यहाँ लगाया। अब क्या हो गया, पहले ऐसे लगाने से ये था नेगेटिव, वो था पॉजिटिव। ठीक है ना, लुक, अब इसी साइड को नेगेटिव करने के लिए, इसी साइड को नेगेटिव करने के लिए यहाँ लगाया, इसको यहाँ लगाया। कनेक्शन करने से क्या हो गया, ये साइड देखो नेगेटिव हो गया, और इधर ये नेगेटिव थे, इनका काइनेटिक एनर्जी था, जा रहे थे, ये नेगेटिव है तो उनको रिपेल करेगा। तो इस साइड का पोटेंशियल को पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हो यहाँ पे कनेक्शन चेंज करके। कनेक्शन चेंज करके अगर पॉजिटिव हुआ, जैसे ऐसे ही लगाया, यही साइड, यही रहा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को उस तरफ ज़्यादा खींच लेगा नहीं। ठीक है ना, अगर ऐसे लगाया और ये साइड को नेगेटिव करने के लिए इसी को इसके साथ लगाया, हमें सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो ये साइड इधर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को इधर को पुश करेगा नहीं। तो आप ये साइड को पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो यहाँ पे कनेक्शन चेंज करके। ठीक है, कनेक्शन चेंज करके। नाउ लुक, ड्रॉ दिस डायग्राम, यही रहा फोटो इलेक्ट्रिक नहीं। नाउ लुक, द इक्वेशन इज एज सिंपल एज दिस। समझा देता हूँ। सपोज इसी के ऊपर एनर्जी फॉल हो रहा है 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, और उसमें से खर्चा हो गया इलेक्ट्रॉन निकालने में
इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने में 30 यूनिट्स ऑफ एनर्जी खर्चा हुआ, बाकी कितना बचा? 70। इसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना खर्चा हुआ, इसी को कहते हैं इसी मेटल का वर्क फंक्शन। आगे लिखूंगा। बाकी 70 यूनिट्स ऑफ एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, फिर उधर को जा रहा है नहीं। एनर्जी केमिस्ट्री में किया होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू कहां से आया? इतना, ये भी एनर्जी, एच न्यू नॉट, ये भी एनर्जी, इसी के साथ आगे जा रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना खर्चा हुआ, मान लो मेटल वही है, अभी इसी के ऊपर जो लाइट एनर्जी फॉल हो रहा है 100 यूनिट्स नहीं फॉल हो रहा है, 150 यूनिट्स ऑफ एनर्जी फॉल हो रहा है। मेटल वही है, पहले जितना एनर्जी खर्चा हुआ था निकालने में, अब भी उतना ही लगा 30। अब कितना बचा? 120। पहले 70 यूनिट्स एनर्जी की वजह से यहां से उधर को एनोड की तरफ जैसे जाता था, अब 120 की वजह से ऐसे ही जाएगा या फास्टर? तो क्या इंक्रीज हुआ? ये इंक्रीज करने से जो इंसिडेंट एनर्जी फॉल हो रहा है, उसको इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज हुआ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नहीं? ठीक है। क्लियर हुआ नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख दूंगा अभी पूरा। और केमिस्ट्री में क्या होगा? एनर्जी ई कितना था? ई इज इक्वल टू एच न्यू। कैसे आया था ई इज इक्वल टू एच न्यू? नहीं, हाँ? चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। नाउ लुक, नाउ केमिस्ट्री में किया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही था। ठीक है, यही था। कार्बन का बोलना, कार्बन 6 कहाँ पे लिखूं? यहाँ 6 और इधर 12। 6 क्या है? एटॉमिक नंबर, मतलब 6 क्या? वो तो एटॉमिक नंबर उसका नाम है। 6 क्या? 6 पेन, पेंसिल, रबर, टमाटर, 6 किलो, 6 ग्राम, क्या? ओह माय गॉड, 6 क्या? हाँ, कमाल है। ये कार्बन का किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस को, एटम को। ये एक कार्बन का टुकड़ा है जिसका मास 5 किलो ओ है। ये जो यहाँ पे ऐसे लिखा, ये कार्बन का एक छोटा सा पीस है जिसका मास 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 10 किलो है, ओ है, या कुछ और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, ये बताता है यहाँ, यही इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। उसका न्यूक्लियस रहा ये न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते थे एटॉमिक नंबर, नहीं?
और ये बताता है इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन है या ये इसका न्यूक्लियस के अंदर दिखा रहा हूँ, ये बाहर इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखा रहा हूँ, बाहर इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखा रहा हूँ। ये कह रहा है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। वो तो चार्ज है ही नहीं 6। ठीक है, अब यही रहा इसका मास नंबर, तो 12 क्या 12 ग्राम। हाँ? कार्बन का एक एटम 12 ग्राम का होगा नहीं, ये उसके उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं। अब टोटल इतने हैं तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे, एक प्रोटॉन का मास कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू कितने हैं 6 इंटू 6। फिर रहा मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक मास ऑफ एक का इंटू 6, यही रहा ना ये पूरा मास नहीं, वो रहा ये 6 ग्राम थोड़ी है। ठीक है, चलो नाउ लोग आ रहा हूँ यहीं पे। वो जो एनी ऑब्जेक्ट अगर हीटेड है, टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है, इट विल रेडिएट एनर्जी, हीट एनर्जी नहीं, वो एनर्जी था दैट E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, so E is equal to some constant into nu. This proportionality constant was defined by Max Planck, वो था h nu, वो है proportionality constant नहीं। तो आपके लिए तो चलो 6.62 into 10⁻⁻, जो भी है -34 नहीं। एनर्जी का मीनिंग क्लियर हुआ? नाउ जब एनर्जी का मीनिंग ये उसी से आया है, प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। नाउ और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना था, -13.6 Z²/n², इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये भी समझाया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लेके आओगे, यहाँ तक ये जगह किसी चार्ज से r डिस्टेंस पर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसी को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आओगे, ये इसको उधर को पुश कर रहा है, आप लेके आओगे, आपको जितना वर्क डन करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, उसी को कहा इस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसको लेके आए, इसको लेके आए, इसको लेके नहीं आओगे, इसको लेके आओगे तो Q टाइम्स हो गया, सो वर्क हो गया Q टाइम्स भी। नाउ अगर इसको लेके नहीं आए, 5 कूलम को लेके आए, यहाँ लिख देना 5 कूलम, 6 कूलम को लेके आए, यहाँ लिख देना 6 कूलम, 2 माइक्रो कूलम को लेके आए, यहाँ लिख देना 2 माइक्रो कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन को लेके आए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज का लिख देना। ठीक है, सो EV, सो जब मैंने लिखा EV दैट इज 1E इंटू 1V, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के साथ एक्सेलरेट कराओगे, जो एनर्जी उसके साथ एसोसिएट हुआ वो रहा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये रहा 1 वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट था जूल, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी है, कम है, बहुत कम है। एक चाय कप पियोगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी है ज़्यादा है, एक कैडबरी चॉकलेट को बुझा जाए। ठीक है, सो इट इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं। नाउ लुक, तो एक तो एनर्जी का मीनिंग क्लियर हुआ। नाउ व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही रहा कोई मेटल सरफेस, ये रहा मेटल सरफेस, इसी के ऊपर लाइट गिरा रहा हूं, ठीक है नहीं, सरफेस से, अंदर से, यहां से नहीं। ये जो भी मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में होंगे नहीं,
ये जो मेटल है उसका जेड को यहाँ लिखोगे, उसको स्क्वायर करोगे, 13.6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर n इजिकल टू 1 से निकाल रहे हो, n की जगह 1 लिखोगे, तो उसका एनर्जी फिर वही रहा। उसी को लाइट फॉल करा के उतना एनर्जी दे दोगे, वो वहाँ से निकल जाएगा, वो वहाँ से निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट गिरा के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना। मान लो ये ऐसा मेटल है, इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 30 यूनिट्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, और 30 यूनिट्स यहीं से फॉलो हो रहा है लाइट एनर्जी। तो जस्ट निकल के यहीं पे बैठा है, आगे चलने लायक नहीं है। निकालने के लिए 30 चाहिए, इसके ऊपर गिर रहा है 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। 100 यूनिट्स फॉलो हो रहा है, 30 खर्चा हो गया उसको वहाँ से निकालने में, जिस ऑर्बिट में था, फ्री करने से। बाकी कितना बचा? 70 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो इसकी वजह से फिर आगे चला। ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी। इसी को लिखा h, इसी को लिखा h न्यू, जो फॉलो हो रहा है। ये जो खर्चा हुआ निकालने में, h न्यू नॉट। बाकी ये जो बचा आगे चलने में, हाफ m v स्क्वायर। मेटल वही है। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतना ही खर्चा होगा। मेटल बदलोगे फिर ये बदलेगा। मान लो अभी फॉलो हो रहा है 150 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इसी पे। 150 कैसे फॉलो होगा देखते हैं। खर्चा वही 30 हुआ क्योंकि मेटल वही है। अब कितना बचा? 120। पहले 70 के साथ जैसे जाता था हाफ एम वी स्क्वायर, अब 120 के साथ हाफ एम वी स्क्वायर फिर ज़्यादा हुआ, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए जो इंसिडेंट पहले फॉल हो रहा था 100, उसको फिर इंक्रीज करना पड़ेगा। और एनर्जी क्या था? एच न्यू। ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी। तो लिख देता हूँ, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यही रहा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही रहा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नाउ ड्रॉ दिस डायग्राम। ड्रॉ दिस डायग्राम पूरा करना है। ड्रॉ रहा ये, यही रहा एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ लुक, अभी लिखवाता हूँ। हो क्या रहा है, यहाँ से लाइट आके ये जो है, हियर इज ए मेटल प्लेट, इसी के ऊपर गिर रहा है। इसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो इसमें है। जैसे भी समझाया था, सपोज इसी की सरफेस से निकालने के लिए 30 यूनिट्स ऑफ एनर्जी चाहिए, और यहाँ पे गिर रहा है 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। बाकी 70 के साथ 70 यूनिट्स ऑफ एनर्जी के साथ आगे चला, यहीं पे पहुँचा इलेक्ट्रॉन। तो इसके थ्रू पास हुआ। तो यहाँ पे एक माइक्रोमीटर है, यहाँ पे करंट शो हुआ, ठीक है। मान लो इसी में से निकालने के लिए 30 चाहिए और 30 फॉलो हो रहा है, तो यहाँ कितना बचा फिर? 0। मीन्स यहीं से यहीं इसके सरफेस से निकल के भी यहीं पे बैठे हैं, आगे जा नहीं पा रहे हैं। क्लियर? नाउ इसी साइड को, ये तो रहा नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसी साइड को पॉजिटिव कर दूंगा, कैसे पॉजिटिव करूंगा? देखो, यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है। ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे। अगर इसको यहां नहीं लगाया, ये साइड को नेगेटिव किया, कैसे नेगेटिव करूंगा? यहां कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन के इधर को पुश कर दिया, नहीं? तो इसी साइड को पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्शन चेंज करके, यहाँ पे कनेक्शन चेंज करके, ठीक है। ड्रॉ दिस डायग्राम ड्रॉ कर चुके हो, अब लिखवाता हूँ, ठीक है। नीचे लिखो C, यही रहा C फर्स्ट। C इज इक्वल टू ए फोटो सेंसिटिव प्लेट।
C is equal to a photosensitive plate, मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो एमिटर, उसको कहेंगे एमिटर, जहां से एमिट हो रहा है। फिर नीचे लिखो ए इज इक्वल टू अनदर मेटल प्लेट कॉल्ड कलेक्टर। ठीक है, जैसे भी समझा था इसी साइड को विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्शन चेंज करके, वो रहा इंपॉर्टेंट। नीचे लिखो ए द प्लेट ए कैन बी गिवन पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल। द प्लेट ए कैन बी गिवन पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल with respect to C with respect to C। यहाँ पे जो ये है ना, ये इसको कहते हैं रिवर्सिंग की। द प्लेट ए कैन बी, क्या लिखा, कैन बी given positive or negative potential with respect to C by making suitable changes in the reversing key here, by making suitable changes in the reversing key here। नहीं, जैसे फिलहाल ए वाला साइड क्या है, देखो पॉजिटिव है, नहीं, suitable changes in the reversing की। अब ये वाला साइड पॉजिटिव है, जब ये जोड़ दिया, वही तो समझाया था, जब ये जोड़ दिया अब ये वाला साइड ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल, नहीं, ठीक है। नाउ नीचे लिखो a voltmeter to measure the potential difference between A and C, between A and C, a voltmeter to measure the potential difference between A and C is also connected। Now look, अब कहोगे सर यहाँ पे तो दिखाया नहीं, कहाँ पर है। वी नो V इज इक्वल टू आई आर, फिलहाल ऐसा ही है ना। यही करंट इसमें जा रहा है, करंट इनटू इतने पार्ट का रेजिस्टेंस रहा V, यही रहा V। अगर इस एंड को यहां नहीं लगाओगे, इसको यहां लगाओगे, करंट इनटू इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, फिर यही रहा भी, ठीक है, ठीक है। तो वहां थोड़ी बार बार दिखाना है, वो तो एक ही डायग्राम बना के दिखाओगे, नहीं, बस सिर्फ वहां लिख देना है। क्या लिखा, V इज इक्वल टू, क्या लिखा, ए वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड C। ये रहा एक विंडो, W लिख दो, थ्रू दिस विंडो लाइट आके यहीं पे पड़ रहा है। नीचे लिखो W इज इक्वल टू ए विंडो which allows radiation of a particular frequency, which allows radiation of a particular frequency to fall on the plate C। ठीक है, यहां पे इसे करके लिख दो S,
मीन्स सोर्स ऑफ रेडिएशन, जहां से लाइट आ रहा है। एस इज इक्वल टू ए सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, बस छोटा सा ही है। नीचे लिखो, अब इसमें से निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए था वो उसमें है, तो निकल के उस तरफ जाने लगे नहीं। नीचे लिखो, ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट electrons are emitted. Due to photoelectric effect, electrons are emitted from plate C, and are accelerated towards plate A. And are accelerated towards plate A. नहीं, तो यहाँ पे पहुँचेंगे, इसी की तार के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे एक माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एमीटर, करंट मेजर करने के लिए। सो नीचे लिखो, म्यू ए इज इक्वल टू ए करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट called microammeter. Mu A is equal to a current measuring instrument called microammeter. ठीक है। नाउ अब नीचे लिखो ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस। नहीं, नाउ ऑब्जर्वेशंस। नंबर वन के आगे लिखो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अंडरलाइन कर दो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ना लुक, यही रहा सोर्स, नहीं, यहीं से लाइट आके यहीं पे गिर रहा है, यही रहा सोर्स ऑफ लाइट। इसी में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो इसी सोर्स में है, आगे लिखूंगा लॉज में। अब ये यहीं पर है और यहाँ से देखा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन निकल के यहीं पे पहुँच रहा है और इसी के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पे करंट शो होगा, निडल ऐसे हिलेगा। इसी को नज़दीक ले आया, यहाँ ले आया, ये सोर्स को यहाँ ले आया। देखा पहले 4 पहुँचते थे, अब 40 पहुँचने लग गए। तो इसे क्या हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ये जब यहाँ से नज़दीक आ गया, इसी लाइट का इंटेंसिटी, जब ये यहाँ पर था, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, जब ये यहाँ नहीं है यहाँ है, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा ही हुआ। इस लाइट का इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है नहीं, तो इसको नज़दीक लाने से यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल करता था वो ज़्यादा हुआ। इंटेंसिटी ज़्यादा होने से इसमें करंट ज़्यादा हुआ। करंट कैसे ज़्यादा होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा। तो यही रहा ऑब्जर्वेशन। तो फिर ग्राफ रहा ये, मीनिंग समझाता हूँ। ड्रॉ दिस लाइन, इधर को रहा करंट, इधर को रहा इंटेंसिटी, सिंबल लिखा आई। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहीं पे छोड़ा था। अब इस साइड का जो पोटेंशियल, अब ध्यान से, पहले जब यहीं पे था, यहाँ से मान लो 4 निकल के ही पहुँच रहा था,
इसको यहाँ नज़दीक ले आया तो इंटेंसिटी बढ़ गया। अब देखा इसमें करंट बढ़ गया, तो करंट कैसे बढ़ा? अगर 4 पहुंच रहा था अभी उससे ज़्यादा पहुंचने लगे। तो इससे क्या सीखा? इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दैट इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। इफ इंटेंसिटी इज मोर, then more number of electrons are ejected from here and reach here। ठीक है, यही हुआ। तो अगर मोर पहुंचेगा तो फिर करंट भी ज़्यादा हुआ। तो इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ फिर ऐसे ही रहा। नहीं, इसका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये तो भी समझाया था जो लिखा, इसका इसके नहीं। ये तभी कहोगे अगर इसको आगे पीछे करोगे। नहीं नहीं, इसी ग्राफ को देख के क्या पता लगता है? ये सोर्स को मैं धीरे धीरे आगे लेके आ रहा हूं, यही हुआ, तभी तो बढ़ रहा है करंट। ठीक है, सो नीचे लिखो, इफ A is kept at a fixed potential with respect to C, if A is kept at a fixed potential with respect to C, and the distance of the source is changed distance of the source is changed from C, number of photoelectrons emitted per second, number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of incident radiation। It is directly proportional to intensity of incident radiation। मीन्स इंटेंसिटी ज़्यादा हुआ तो उधर देखा करंट ज़्यादा हुआ, इसका मतलब सोर्स को सी के नज़दीक लेके आया, नहीं तो सी को सोर्स के नज़दीक लेके गया, वन एंड द सेम थिंग। नाउ राइट, सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नहीं, देन सेकंड ऑब्जर्वेशन। नाउ ड्रॉ ए ग्राफ लाइक दिस। सेकंड ऑब्जर्वेशन यहीं पे रहा इंटरेस्टिंग, बस 3 ही ग्राफ है बस। नहीं, सेकंड ऑब्जर्वेशन, इधर को करंट, इधर को रहा पोटेंशियल। समझाता हूं व्हिच पोटेंशियल, और यहां पे लिख देता हूं I1 I2, समझाता हूं मीनिंग। ड्रॉ दिस ग्राफ। ड्रॉ दिस ग्राफ, इधर को करंट, व्हिच करंट, इसी में से जो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लिख दो फिर समझा देता हूं। सोर्स को वही रखा हूं, यहां से जो लाइट आ रहा था वही आ रहा है, मीन्स उसका जो फ्रीक्वेंसी है अभी भी वही है। इसको आगे पीछे करने से इसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा। ये सोर्स को यहाँ से हटा के कोई और सोर्स लगाऊंगा फिर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट। आगे पीछे करने से इंटेंसिटी चेंज हुआ नहीं। ड्रॉ दिस ग्राफ और नीचे लिखो
सेकंड ऑब्जर्वेशन को लिखो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। ठीक है, नीचे लिखो, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन अनचेंज्ड, keeping the frequency of the incident radiation unchanged, keeping the frequency of the incident radiation unchanged। कैसे किया? मीन्स जो सोर्स था वही है, सोर्स को नहीं चेंज किया। सोर्स चेंज करोगे, लाइक बिहेवियर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन, फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन। सोर्स को बदलोगे उसका फ्रीक्वेंसी बदलेगा नहीं। क्या लिखा? of the source unchanged as the positive potential of a plate A, समझाता हूं, increases, current also increases, समझाता हूं, the current also increases and it becomes saturated, फिर नीचे लिखो, for a minimum negative potential of plate A, for a minimum negative potential of plate A with respect to C, the current is 0. This minimum negative potential is called, this minimum negative potential is called stopping potential. This minimum negative potential is called stopping potential. उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल के आगे ब्रैकेट में लिख लो V नॉट। अब इसी जो चीज अभी कहा इसको समझा देता हूं। ना लिख, जो चीज कहा अभी उसी को समझा देता हूं ग्राफ में। नहीं ना लिख, ग्राफ दो बने हुए हैं, यहां लिखा है इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2। ठीक है ना, सोर्स यही है, मेटल प्लेट यही है, इसी से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और आपको बताना है, आपको बताना है ये ग्राफ रहा, ये एक ग्राफ रहा, ये किसकी वजह से करंट ज़्यादा है देखना, इसकी वजह से करंट ये रहा मैक्सिमम, इसकी वजह से रहा ये। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये, और ये जो ग्राफ बना हुआ है ये, किस केस में ये सोर्स को इसके नज़दीक रखा हूं, ये वाला केस या ये? अभी थोड़ी देर पहले समझ, I2 करंट ज़्यादा है ना, तो ये वाला ग्राफ बना हुआ है जब ये इसके नज़दीक है, और ये वाला ग्राफ बना हुआ है जब ये इससे दूर है। अभी समझाया था। अच्छा, फिर आगे लिखा हूं, जब इसको नेगेटिव किया, इसको नेगेटिव कैसे करूंगा? ये अगर कनेक्शन करूंगा, ये रहा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, जो पॉजिटिव था फिर तो यहां से यहां तक, अब नेगेटिव होने से इनका जो काइनेटिक एनर्जी था
100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी फॉल हो रहा था, मान लो 30 खर्चा हुआ, बाकी 70 बचा इधर पहुंचने के लिए। अगर ये 0 हो गया फिर वहाँ जाएगी नहीं, तो फिर करंट होगा ही नहीं। अगर इसी के थ्रू निकलेंगे तभी करंट होगा। इसी साइड को नेगेटिव करके इनका जो काइनेटिक एनर्जी था ख़त्म करके रोक दिया यहीं पे। तो उसके लिए जो पोटेंशियल अप्लाई हुआ वो रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस साइड को विथ रेस्पेक्ट टू दिस कितना नेगेटिव करोगे ताकि कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना पहुँच पाए और इसमें करंट ना हो। देखो ये करंट को जीरो करने के लिए यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल, ये करंट को जीरो करने के लिए ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है सेम सोर्स को रख के, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी लिखा हूँ यहाँ वही फ्रीक्वेंसी लिखा हूँ। सो I2 इज ग्रेटर देन I1। करंट को जीरो करने के लिए पोटेंशियल रहा ये नेगेटिव पोटेंशियल। नाउ एनर्जी को एनर्जी के साथ इक्वेट करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझाया था, तो इसके साथ एनर्जी कितना एसोसिएट होगा, EV0। EV था चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m। ये मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं? 100 यूनिट्स फॉल हो रहा है, 30 कंज्यूम हुआ, बाकी 70 बचा यहाँ जाने के लिए। उसी 70 को कहूँगा ना काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको ख़त्म कर दिया तो यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, मीन्स करंट जीरो होगा। करंट जीरो करने के लिए इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ा इधर, तो उस पोटेंशियल के साथ इतना एनर्जी एसोसिएटेड है। EV0 इज हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर। सो नीचे लिखो टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स so that they do not arrive at plate A, ये इधर को रहा ना नेगेटिव, इसलिए माइनस V0। so that they do not arrive at plate A, the negative potential applied to plate A is a V0. Applied to the plate A with respect to C is V0. This is called stopping potential. This is called stopping potential. This is called stopping potential. नहीं मीन्स यही पोटेंशियल उनका काइनेटिक एनर्जी को खत्म किया। देयरफॉर हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर is equal to EV0. EV0 where ही रहा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है देखना। देयरफॉर V0 मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल V मैक्स का स्क्वायर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा स्पीड जा रहा है उसी को ही रोकना पड़ेगा ना। वो पहुंच गया तो फिर करंट हो जाएगा। जो कम है वो तो पहले रुक गए हैं। जिसका स्पीड ज़्यादा है सबसे, वो यहीं पे ना पहुंच पाए उसी को ही रोकना होगा ना। तो हाफ m v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू EV0। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन, effect of a frequency of incident radiation. Effect of a frequency on incident radiation. Effect of a frequency on incident radiation. ठीक है,
effect of a frequency on incident radiation. Now draw a graph like this. Now बस ये लास्ट एक ही रह जाएगा ग्राफ. Now draw a graph like this. इधर को करंट, now इधर को करंट. अब ध्यान से इधर को रहा पोटेंशियल. ठीक है, इसको लिख देता हूँ न्यू वन. बस यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग. इसको लिख देता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3. Now look, इस ग्राफ के लिए यहाँ लिखा हूँ न्यू वन, यहाँ न्यू टू, यहाँ न्यू थ्री. यहाँ भी लिख सकते हो न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री. ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, मैं ऐसे लिखा हूँ, समझाना आसान होगा. ये देखना, ये ग्राफ जिसके लिए है, यहीं पे रहा करंट. इतने करंट को जीरो करने के लिए इतना नेगेटिव पोटेंशियल. ये ग्राफ में ये रहा करंट, इसको जीरो करने के लिए इतना नेगेटिव पोटेंशियल. ये ग्राफ में जो करंट ये है, इसको जीरो करने के लिए इतना नेगेटिव पोटेंशियल. तो इससे क्या सीखा? जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है. सो नीचे लिखो कंक्लूजन. नीचे लिखो कंक्लूजन. अब देखो, सभी का सैचुरेशन करंट एक नहीं है. ये ग्राफ के लिए यही इसी को सेम रखा हूं. मीन्स सोर्स यहां से जितने डिस्टेंस पर है वो है. मीन्स इंटेंसिटी इज केप्ट फिक्स्ड. सो नीचे लिखो कीपिंग द इंटेंसिटी फिक्स्ड. फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, photoelectric current is studied. Photoelectric current is studied with respect to the negative potential, with respect to the potential of plate A. Now look, अब कैसे कहोगे न्यू थ्री न्यू टू से ज्यादा, न्यू टू न्यू वन से ज्यादा है. लुक, 100 पड़ रहा है, 30 खर्चा हुआ, बाकी 70 बचा. पहले इसी को जीरो करना था. जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है भी नॉट ये कहा. अब 100 नहीं बढ़ रहा है, 150 फॉल हो रहा है. निकालने के लिए वही 30 खर्चा. अब कितना बचा? इसके साथ जो पोटेंशियल एसोसिएटेड है उसको भी 01 कहा. तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, तो फिर यही इससे ज़्यादा ही है. अब 150 नहीं पड़ रहा है, 200 पड़ रहा है.
वही प्लेट है, 30 खर्चा हुआ, कितना बचा? इसके साथ जो पोटेंस स्टॉपिंग ये तो कहा, ये ज्यादा कैसे हुआ? यही एनर्जी होता है ना, एच न्यू। इसके साथ एच न्यू, ये भी एच न्यू, इसके साथ जो न्यू है वो इस न्यू से ज्यादा नहीं है, एच तो कांस्टेंट है। इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। So if the frequency of incident radiation increases, the stopping potential also increases। ठीक है, तो stopping potential is frequency dependent। stopping potential is frequency dependent। ये बोला stopping potential ज़्यादा है, ये बोला कम है, ये बोला कम है। therefore nu3 is greater than nu2 is greater than nu1। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, बस कल होगा खत्म, नहीं